The basic theme of Jaane Anjane is knowing unknown things about known people. In season 1, we had conversation with stalwarts of the security and risk domain and learned fascinating and unknown things about them. सीजन 2 में हमारा प्रयास था टू थैंक द मेडिकल फ्रेटर्निटी, डॉक्टर, नर्सेज, एम्बुलेंस सर्विसेज, जिन लोगों ने कोविड के दौरान बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से, टायरलेसली मानवता के लिए काम किया, कम्युनिटी के लिए काम किया। तो हमने उनको एक धन्यवाद देने की कोशिश करी सीजन 2 में। इन सीजन 3 we are talking to individuals who in their own respective fields are contributing to moving India forward. They themselves are committed to advance the country with all their abilities. They are working towards India as it should be in the year 2047. Builders of New India, a journey where vision meets action. In episode 3 of Builders of New India, I am delighted to have Colonel Professor Sanjay Srivastava, who is the chairman of Climate Resilient Observing Systems Promotion Council, or CROPSI, a scientific research and development organization. He is also a professor of practice in TERI School of Advanced Studies, a technical advisor to NDMA, and the list goes on. Colonel Professor Sanjay Srivastava, जाने अनजाने में आपका बहुत बहुत स्वागत और हम अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। कर्नल साहब, जैसा कि शुरू में हमने कहा कि जाने अनजाने जाने माने लोगों की अनजानी बातों को जानने का एक प्लेटफॉर्म है, तो आपको देश दुनिया में प्रोफेशनली इंट्रोडक्शन की कहीं कोई दूर दूर तक आवश्यकता नहीं। बट what we wanted to know from you is that how has been your journey till now from childhood? Tell us something about your parents, families, your life in the army and after army, जहाँ पे आप इस स्पेशलाइज्ड फील्ड में आकर के आप काम कर रहे हैं। एक्चुअली जब जिंदगी लंबी बड़ी होती जाती है तो आप बहुत सारे कामों से जुड़ते जाते हैं। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं झारखंड अर्स्टवाइल बिहार के एक छोटे शहर रांची से आता हूँ और माय पेरेंट्स दे आर बेसिकली फ्रॉम एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड एंड दे ग्रूम्ड मी अप. माय एंटायर फैमिली हैज बीन बेसिकली इन द एजुकेशन. माय ग्रेट ग्रैंडफादर वाज हेडमास्टर ऑफ रांची जिला स्कूल एंड माय ग्रैंडफादर वाज अ साइंटिस्ट. सो दैट इज हाउ द जर्नी इस तरीके से हमारी शुरू हुई है. मैं रांची में पढ़ा लिखा शुरू में और वहाँ के एक सरकारी स्कूल से हमने अपनी पढ़ाई शुरू की और उसके बाद सेंट जेवियर्स रांची, सेंट जेवियर्स कॉलेज, जिसने मुझे मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है, उससे मेरी आगे की पढ़ाई लिखाई हुई. जहाँ तक मेरी ज़िंदगी का सवाल है तो मेरी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा मेरे माता पिता ने प्रभावित किया है और उन्होंने हमेशा पढ़ना और समाज की सेवा करना सिखाया. मुझे बचपन में याद है, मेरे पापा सवेरे सवेरे बैठ के मुझे 2 न्यूज़पेपर पढ़वाते थे, इंडियन नेशन और आर्यावर्त, और उसकी सारी बड़ी बड़ी शब्दें जो होती थी उनको एनालिसिस करके फिर शाम को डिस्कशन होता था. तो एक जागरूक समाज के लिए समर्पित परिवार से मैं आता हूँ. मेरे को और जो 2 लोगों ने प्रभावित किया, मेरी दादी, वो खुद एक टीचर थी और दादी के साथ मैंने बहुत सारा समय झारखंड बिहार के अनेक इलाकों में बिताया. तो दादी और मेरी बुआ, इन 2 लोगों ने मुझे बहुत प्रभावित किया. आगे की जिंदगी में सेंट जेवियर्स कॉलेज में जब मैं आया तो वहाँ 2 बड़े अच्छे इंसान या टीचर मिले मुझे, फादर C.D. ब्रावर और फादर L. फ्रैंकेन. अगर मेरी जिंदगी को किसी ने कोरियोग्राफ किया है तो इन 2 लोगों ने किया है. आज मैं जहाँ हूँ इन दोनों की वजह से हूँ. काफ़ी कठिनाइयाँ आई. ये हालत थी कि जब मैं आर्मी में जाने के लिए UPSC क्वालिफाई किया तो उस जमाने में वहाँ एग्ज़ाम नहीं होते थे और UPSC की डेडलाइन के लिए मेरे दोनों टीचर्स ने जान लगा दी
और 29 अप्रैल 86 को मेरा एग्जाम खत्म हुआ और उसी दिन मुझे इन्होंने रिजल्ट दिया और मैं यूपीएससी में जाकर जमा कर पाया। इतना ही नहीं, जब मैं आर्मी में गया तो ये दोनों मुझे ट्रेनिंग एकेडमी में देखने आए। मेरी शादी में, मेरे बच्चे होने पे, हमारे सुख दुख में फादर डिब्रॉवर और फादर फ्रैंकिन ने साथ निभाया है। तो मैं इन दोनों का हमेशा शुक्रगुजार रहा हूँ। और हमारे आसपास हमारे परिवार के सभी लोगों ने, हमारे रांची के गांव में, सदाबहार चौक नामकुम से आता हूँ, जब मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने आ रहा था तो पूरा गांव उठकर आया था मुझे सी ऑफ करने। तो इस तरीके का प्यार जो लोगों का रहा है और आज तक वो प्यार बना हुआ है, तो मैं उनके साथ जुड़ा रहता हूँ। और बाद में मुझे झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा जी ने, उन्होंने वहाँ काम करने का मौका दिया। उनकी दिली इच्छा थी कि मैं सरकार में आऊं और उनके कारण ही मैं सिविल गवर्नेंस में इतना लंबा काम कर पाया। मुख्यमंत्री का सलाहकार होने के नाते हमने काफी सारे काम किए झारखंड के डेवलपमेंट के लिए, झारखंड को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए। झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, जो डेमोग्राफिक स्थिति है, झारखंड आज दुनिया का स्पोर्ट्स कैपिटल है, हर तरीके के स्टेडियम है। तो हमारे यहाँ के ट्राइबल बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो उन्होंने किया। हम लोगों ने झारखंड में जलवायु परिवर्तन के लिए काम किया, इमरजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट सेटअप किया वहाँ पे। पूरी झारखंड की मुख्यमंत्री के नेतृत्व में टीम अमेरिका गई। झारखंड की कैबिनेट ऐसी थी, रघुवर दास जी की कैबिनेट, जो पूरी आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट का कोर्स की। तो इस तरीके के हम लोगों ने इंटरवेंशंस सरकार में करने का मौका मिला। तो पूरे आर्मी की जिंदगी के बाद बहुत अच्छी आगे की भी जिंदगी रही। जहाँ तक आर्मी की मैं बात करूंगा तो आर्मी मेरा फर्स्ट लव रहा है। मैं पढ़ने में अच्छा था, मैं टॉपरों में हुआ करता था और मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन करा। और मेरे घर के बगल में, मेरा घर रांची में ऐसी जगह पे है, मेरे घर के बाएं पीओडब्ल्यू कैंप था, ऑफिसर मेस था और दाहिने साइड रेजिमेंट थी। तो मैं बड़े नजदीक से आर्मी को देखता था और मैं प्रभावित होता रहता था। और इसी कारण मैं, जब करियर चुनने का की बात आई तो मैंने इंडियन आर्मी को चुना। हालांकि मेरा सिलेक्शन कई जगहों पे हो गया था, बट मेरे मन में ये पक्का निश्चित था कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊंगा। और मैं गया और बहुत ही शानदार जिंदगी इंडियन आर्मी की रही। एयर डिफेंस में मैं गया। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार, इनका शौकीन हूँ। मुझे सीखने का मौका मिला, देश विदेश जाने का मौका मिला और फौज ने इतनी पढ़ाई का मौका दिया कि मैं 6 बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर पाया। तो फौज में गैलेंट्री, वॉर फिटनेस के साथ साथ पढ़ाई का ही बहुत मौका मिलता है। 3 बार मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसे कंपटीशन अवार्ड जीतने का मौका मिला। तो इन सब मौकों के कारण, आर्मी के कारण, जो आर्मी ने पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है, एडवांस एजुकेशन दिया मुझे, रडार, रिमोट सेंसिंग जिसकी मैं बात करता हूँ। इंडियन आर्मी में कहा जाता है डबल बैरल ऑफिसर, जो लॉन्ग रन स्टाफ कॉलेज और टेक्निकल या जनरल स्टाफ कॉलेज करते हैं। तो मैंने दोनों किया। मुझे आर्मी ने सिखाया और जो आर्मी ने सिखाया आज उसकी बदौलत मैं देश को दे पा रहा हूँ। Thank you. This is really incredible and so encouraging to learn about your humble beginnings and what you are doing today. But I think आप जो अभी काम कर रहे हैं, और मैं जानता हूं कि आपने सरकार के लिए लगभग 1 दर्जन प्रोग्राम्स ऑथर या को ऑथर किए हैं फॉर द गवर्नमेंट। और मुझे लगता है कि ये किसी भी नागरिक के लिए, किसी भी भारतीय के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात होगी। तो इन प्रोग्राम्स के बारे में आप हमें कुछ बताइए और हम कम से कम 1-2 प्रोग्राम के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। आर्मी ऑफिसर होने के नाते मुझे काफ़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे काम करने का मौका मिला। विशेषकर दिल्ली में सेना मुख्यालय में जब मैं था तो मुझे काफ़ी दूसरे सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस, सारी सर्विसेज और दूसरे राज्यों को समझने का मौका मिला। मेरे काम का कुछ ऐसा प्रोफाइल था कि देश विदेश के साथ देश की अंदरूनी चीज़ों को समझने का मौका मिला। पूरे अनुभव से मैंने ये बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था
कि किसी भी नॉलेज एक्सपर्टीज को जब तक आप सही कार्यक्रम के तहत इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करते, वो लंबा नहीं चलता। तो अगर आपको याद होगा, एक निर्भया कांड हुआ था 2009 में, जिसे पूरा देश हिल गया था। और उस वक्त मैंने एक आर्टिकल लिखा था, या हमारे देश विदेश के अनुभव में मैंने देखा था, जब निर्भया परेशानी में थी तो वो बेचारी समझ नहीं पाई कि किसे बुलाए, और उसके बाद दिल्ली सरकार ने 85 पेजों की हेल्पलाइन डायरेक्टरी जारी की थी। आप समझिए, अगर कोई परेशानी में हो, क्या वो 85 पेज की हेल्पलाइन डायरेक्टरी देख के ढूंढ सकता है कि वो किसे बुलाए? और उस वक्त हमारे मन में एक ख्याल आया था, सिंगल इमरजेंसी नंबर। और मैंने उसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा, जो डीएनए एनालिसिस में साइकर दत्ता ने काफी अच्छे से कवर किया। और जो वर्मा कमीशन की रिपोर्ट आई, उनसे हमने इंटरैक्ट किया, और ये देश में मैंडेट बना कि भारत में एक सिंगल इमरजेंसी नंबर होना चाहिए। और उस नंबर को करने के लिए मैं देश विदेश से जुड़ा, भारत के गृह मंत्रालय से जुड़ा, और 2 पायलट प्रोजेक्ट हुए गुजरात में और हैदराबाद। उस वक्त माननीय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के हुआ करते थे। इन दोनों जगहों पे ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुआ। कॉन्सेप्ट नोट, पायलट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को दिया, और आज ये पूरे देश में है। आज भारत में किसी भी इमरजेंसी होने पे आपको अलग अलग नंबरों को नहीं डायल करना है, 112। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी टीम थी, और उस टीम का हिस्सा बनने के लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। और इस जर्नी तक हम आए कि आज पूरे देश में 112 सिंगल इमरजेंसी नंबर लागू है, और एक ये रेवोल्यूशन है भारत में। मैं जब डिजास्टर मैनेजमेंट में आया तो झारखंड में सरकार के नाते मुझे कई काम करने का मौका मिला। हमारे यहाँ एक जगह है बाबा धाम देवघर, और हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी लाइटनिंग। हमने लाइटनिंग की फोरकास्ट को भारत में सबसे पहले झारखंड में डेवलप किया, उसको वैलिडेट किया, और हमने सिर्फ भविष्यवाणी ही नहीं, लाइटनिंग फोरकास्ट के साथ साथ लाइटनिंग सेफ ग्रिड सिस्टम तैयार किया। हर गांव में, हर मंदिर में, हर सरकारी भवन में, हर स्कूल में, हर अस्पताल में वो सेफ ग्रिड बना। हमारा झारखंड स्टेट क्रिकेट स्टेडियम, बाबा धाम देवघर मंदिर, ये रांची का एयरपोर्ट, ये सारे सेफ ग्रिड पूरे देश में मिसाल बने, जिसे कि आज पूरे देश में लागू किया गया है। तो लाइटनिंग अर्ली वार्निंग फोरकास्ट एंड सेफ ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम, ये दूसरा प्रोग्राम था जो हमने ऑथर किया। इसको पहले झारखंड के लिए ऑथर किया, और 2022-23-24 में इसे पूरे देश के लिए ऑथर किया। तो ये एक भारत सरकार या भारत के माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा विश्वास है मेरे ऊपर कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरे अधिकारी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर कमल किशोर, श्री कृष्णावत, श्री राजेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन, और पूरे सिस्टम ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। तो एक ईमानदारी से देश के लिए ऐसे काम को करने के लिए बहुत जिम्मेवारी भी हो जाती है। जब आपको ये जिम्मेवारियां मिलती हैं तो राज्य स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक, या इसके अलावा कई अन्य प्रोग्राम रहे हैं जिनमें मैं साथ में रहा हूं या लिखने का मौका मिला। और ये अच्छी बात है कि आज ये देश की ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो इनको देख के बहुत ही गर्वान्वित और हम्बल्ड महसूस करता हूँ कि देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है। दिस इज रियली रियली अमेजिंग कर्नल श्रीवास्तव, और मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि यू आर अ गेस्ट ऑन दिस शो टुडे। और जो कार्यक्रम स्पेशली डायल 112, जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपका बहुत बड़ा सहयोग है, इस देश को वो कार्यक्रम देने के लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने दूसरी बात बहुत ही अच्छी बोली कि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या और अन्य अधिकारी हो, सीनियर प्रोफेशनल्स फ्रॉम मेनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड विद इन द गवर्नमेंट, जब वो आप पे इतना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, आपको इतनी सारी जिम्मेदारी देते हैं, तो वो बहुत
एक रिस्पॉन्सिबल काम हो जाता है। और जिस तरीके का काम आप कर रहे हैं, वेदर इट इज अबाउट द क्लाइमेट, डिजास्टर रेजिलियंस, लाइटनिंग, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं दैट हाउ इम्पोर्टेंट ऑल दीज प्रोग्राम्स आर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, एंड यू as an individual, how are you contributing to building the nation, building a country which is ready for 2047? मैं फिर बहुत अच्छा सवाल है आपका। इससे फिर मैं अपने भारतीय सेना के अनुभव को क्रेडिट देना चाहूँगा। भारतीय सेना में होने के कारण मुझे कई बड़े बड़े डिजास्टर्स में भाग लेने का मौका मिला, चाहे वो सूरत का 1988 का फ्लड हो, कश्मीर का अर्थक्वेक हो, या फिर लातूर अर्थक्वेक हो, या फिर भुज का अर्थक्वेक हो, या 99 की सुपर साइक्लोन। 99 की सुपर साइक्लोन, कारगिल की लड़ाई के बाद हमें सीधा गंजाम डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ा था जहाँ सुपर साइक्लोन आया था। तो बिल्कुल एक कहावत है ना कि कुएं से निकले तो खाई में गिरे, तो ऐसी सिचुएशन थी। तो इन सबों को देख के बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और हमने ये देखा कि जो भी विकास की आपकी गति है, अगर आप उसको रिस्क इन्फॉर्म्ड, रिस्क इनकॉर्पोरेटेड नहीं रखते हैं, तो वो 2 कदम जो आप आगे लेते हैं, हो सकता है आप 4-10 कदम पीछे चले जाओ। जैसा कि आपने देखा, भुज को 2001 के अर्थक्वेक के बाद आज एक दुनिया की एक मिसाल है कि किस तरीके से बिल्ड बैक बेटर, मैं नहीं कहूंगा बिल्ड बैक बेस्ट हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उन खतरों को पहचानें, और ये जो खतरे हैं, पास्ट तो हमें सीख देती ही है, ये सारे खतरे फ्यूचरिस्टिक हैं। और अगर आप भविष्य को देखें तो जो वेदर है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ रहे हैं, आज 98% लॉसेस आर ड्यू टू द वेदर हैजार्ड्स। अर्थक्वेक आपने देखा टर्की में क्या हुआ। मैं हमेशा कहता हूं, हम अमृत काल में अवश्य पहुंचेंगे, विथ अ कैच, प्रोवाइडेड देयर इज नो अर्थक्वेक इन नॉर्दर्न इंडिया, क्योंकि ये हैजार्ड बहुत ही खतरनाक होते हैं और हमारे सारे सपने जैसे कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाते हैं। तो बहुत लाजिमी हो जाता है कि हम इनको समझें और इन पे काम करें। इंडियन आर्मी ने जो मुझे रडार, रिमोट सेंसिंग सिखाया, उसको मैं आगे देश विदेश में हमने कई और कोर्सेज किए, और आगे की जिंदगी में मुझे मेंटोर मिलते गए। तो इन सबों के सहयोग से एक हम लोगों ने कोहेसिव टीम बनाई, और वेदर के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आज हिंदुस्तान में हर वेदर हैजार्ड की अर्ली वार्निंग उपलब्ध है। और इसके कारण आप देखते होंगे, जब भी साइक्लोन आता है या बाढ़ का मौसम आता है या लाइटनिंग होती है, एक पूर्व सूचना लोगों को दी जाती है। और जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्टडीज में बताया गया है, WMO ने कहा है कि डेथ्स आर 8 times slower in those areas where early warning is available। एंड आज हमें ये क्लेम करते हुए बहुत गर्व होता है कि भारत एक 100% अर्ली वार्निंग कंट्री है। जब 2017 में हम दिल्ली आए थे, उस वक्त देश में मात्र 18 डॉपलर रडार होते थे, आज 48 है, और 2 साल के अंदर हम पूरे देश के अंदर मोर देन 82 रडार्स होंगे। तो 100% सर्विलेंस कवर अवेलेबल है। आज जो स्पेस साइंस में डेवलपमेंट हुई है, ये सारी ऑब्जर्वेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करके अर्ली वार्निंग क्रिएट करना, और इसको हमारे कम्युनिटी तक कैसे पहुंचना। तो हमारा जो आज क्रॉपसी के रूप में मुख्य काम है, IMD और इसरो के सारे ऑब्जर्वेशंस को इंटीग्रेट करके एक सरल भाषा में आम जनता के पास लेके जाना, कि किस तरीके से उस अर्ली वार्निंग का वो लाभ उठाकर अपनी जिंदगी और अपनी प्रॉपर्टी की डैमेज को बचा सकते हैं। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जहां तक बात है, ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, डिजास्टर मैनेजमेंट की अपेक्स बॉडी है, जिसके प्रधानमंत्री चेयरमैन होते हैं। इस बॉडी के माध्यम से देश के लिए अनेक गाइडलाइंस हम लोगों ने बनाए। जहां तक मेरे व्यक्तिगत योगदान की बात है, तो लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म के एक्शन प्लान बनाने के लिए, ये अर्ली वार्निंग को किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचाया जाए, उसका प्रोटोकॉल बनाने के लिए, नेशनल प्रोग्राम ऑन लाइटनिंग, इसके लिए भूकंप का जो भारत का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उसमें वर्ल्ड बैंक का जो कार्यक्रम है, उसमें उसका महाप्रबंधक एवं अर्ली वार्निंग एक्सपर्ट के रूप में
इसके अलावा एनडीए में कोई भी ऐसी जो टेक्निकल आवश्यकता होती है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करते हैं। क्रॉप्सी के अंदर देश के विख्यात 12 साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से हमारी टाई अप है। इन सारे नॉलेज के लिए आज सैटेलाइट के लिए हमारा इंटरनेशनल कोalition है, यूएनओसा। इन सारी जानकारियों, नॉलेज को लेके हम अपने देश में ये करना है कि जो भविष्य में वेदर की या जियो हैजार्ड की संभावनाएं हैं उनसे सरकार को वाकिफ किया जाए, जिससे कि प्रिवेंशन और मिटिगेशन के रूप के लिए काम किया जा सके। बजट कमिट हो। आज भारत में नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड है, तो हमारे देश में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तो पॉलिसी लेवल डेवलपमेंट में मैं सहभागी रहा हूं काम करने के लिए। और इसके अलावा कम्युनिटी, सारे काम तभी सक्सेसफुल हो जाते हैं जब कम्युनिटी उसको आत्मसात कर ले। तो कम्युनिटी अवेयरनेस, कम्युनिटी education, community training, sensitization, this is the major agenda which we are following. And our organization has created more than 20 lakh community volunteers. We have collaborated with academia. The academic interventions are great. Odisha model. Today in Odisha, there are 21 universities which are educating students, and students are doing door-to-door awareness. Fakir Mohan University, the Vice Chancellor, Professor Santosh Tripathi, himself leads it. You saw what happened in Balasore train accident. It is the student power which evacuated everybody within 30 minutes to various required destinations. There was no SDRF, no police. And those students not only looked after victims, but their families. So we must have a collective community-based approach. अगर आप भारत के गृह मंत्री को देखें तो उन्होंने सहकारिता मंत्रालय अपने पास जान कर लिया है, क्योंकि इस देश में बहुत बड़ी एक हमारी विरासत है कि हम समाज में एक सामूहिक कार्यक्रम को काफी अच्छे से लेते हैं, चाहे वो हमारे धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो। तो इसीलिए आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सहकारिता, कलेक्टिव कम्युनिटी अवेयरनेस एंड कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, जिससे कि हम हर डिजास्टर को पहचाने और उसके नुकसान से बचें। और इस दिशा में आप देखेंगे पिछले 10 सालों में जिस तरीके की जागरूकता आई है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर आपदा में अवसर ढूंढा है, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो भुज का अर्थक्वेक हो, एक वो मिसाल है। तो इस तरीके से पूरे देश में आप देखिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और हमारी जो मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटी है, अगर आप देखिए भारत स्टिल 70% भारत गांवों में बसता है, तो गांवों में नुकसान बचाने की जरूरत है। हमारे जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ट्राइबल हैं, जो कि जंगलों में रहते हैं, एनवायरनमेंट के साथ रहते हैं, तो इन सेक्टर वाइज आइडेंटिफाई करके सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो एक भारत विश्व मिसाल है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब मैं यूनाइटेड नेशन या एशियन पैसिफिक या किसी भी सार्क नेशन की मीटिंग में जाता हूं तो हम लोग ये सारे कार्यक्रम को रखते हैं। और आपने देखा होगा G20 में जिस तरीके से एक नया एजेंडा बन के आया, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट एडेप्टेशन, तो भारत ने काफी मिसाल कायम की और आज दुनिया में इन सब काम के कारण भारत एक मिसाल बनी हुई है। और मुझे इसका सहभागी बनने के लिए वाकई लगता है कि मैं एक बहुत ही अच्छे एरा में पैदा हुआ और हाथ बटाने का काम करने का मौका मिला। दिस इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग, एनकरेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव। जो आपने बात बोली कि देश की प्रगति के लिए यूथ का इन्वॉल्वमेंट, युवाओं का इन्वॉल्वमेंट, नई पीढ़ी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। एंड उनको अवेयरनेस दी जानी चाहिए कि वेदर के लिए, क्लाइमेट के लिए कैसे मिलजुल करके काम किया जाए। और आपने उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया। तो बिफोर वी फाइनली से थैंक यू टू यू, व्हाट इज दैट वन मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द यूथ ऑफ द कंट्री हु आर एक्चुअली बिल्डिंग, who are actually preparing India for 2047? यूथ के लिए सबसे बड़ा मैसेज जो मैं देना चाहूंगा, भारत आज एक परिवर्तनशील और विकास की ओर अग्रसर देश है। हम वाकई अमृत काल में हैं और ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है, ये जो
तेजी से भारत बदल रहा है। हर स्टूडेंट को आवश्यकता है कि वो अपनी स्किल, अपनी हुनर को पहचाने और जो देश के विकास की गति है उसमें जुड़ जाएं। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूँ। हमने जिंदगी में हर काम को बड़े दिल से संजीदा करके उसे समझा है और खुद सहमत होके उसमें तन मन से जुड़ा हूँ। मैंने कभी ये अपेक्षा नहीं की कि मुझे इससे आगे क्या मिलेगा, क्या पद मिलेगा, पैसा मिलेगा, मैंने नहीं सोचा। और मैं हर काम को आज भी उसी तरीके से करता हूँ। ये तो काम को काम समझिए और उसे अच्छे से कीजिए, बाकी तो जिंदगी बहुत अच्छी होती है। बहुत 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 खूब आपने ये बात बोली कि काम को लगन से करो, समझ के करो, ध्यान से करो और फल की चिंता मत करो, कितना पैसा मिलेगा, कितना क्या पद मिलेगा, क्या ओहदा मिलेगा। तो आई थिंक ऑल द एवरीबड़ी इन द ऑडियंस, स्पेशली द यूथ, द यंगस्टर्स जो ये कार्यक्रम आज देख रहे हैं, उनको एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी, बहुत बढ़िया जानकारी जो आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। बिफोर वी से थैंक यू टू यू कर्नल संजय श्रीवास्तव, इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म पे मैं एक बार और आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप देश के लिए, देशवासियों के लिए, सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। प्लीज कीप डूइंग द गुड वर्क एंड फाइनली बिग थैंक यू टू कमिंग एज ए गेस्ट ऑन आवर शो जाने अनजाने, एंड थैंक यू सो मच।